हेलो एवरीवन। हम लोग क्लास 8 का वन पीपल रिबल पढ़ रहे थे और इसमें हम लोगों ने फिनिश कर लिया था जो हमारा पहला सब टॉपिक है नवाब्स लूज देयर पावर। और इसके बाद हम लोग अभी दूसरा सब टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि जितने भी सोशल ग्रुप्स थे सभी लोग ब्रिटिश से असंतुष्ट थे। और इसके बाद एक एक करके हम सारे ग्रुप्स को देखेंगे। तो पहले ग्रुप में हमने देखा तो नवाब आखिर किस लिए नाखुश थे ये हमने देखा। और अब हमारा दूसरा ग्रुप होगा peasants and the sepoy. So the peasants and the sepoy. तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट ये कहता है कि इन द कंट्री साइड peasants and जमींदार्स resented the high taxes and rigid methods of revenue collection. Many failed to pay back their loans to money lenders and gradually lost the land they had tilled for generation. तो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से उस समय में यानी कॉलोनियल पीरियड में क्या हो रहा था कि जितने भी जमींदार थे, आपको पता था जमींदार जो थे वो मीडिएटर हुआ करते थे, वो टैक्स कलेक्ट करते थे पीजेंट से और दिया करते थे ब्रिटिशर्स को, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो उनकी जमींदारी भी कई बार छीन ली गई थी। लोन चुकाने में सक्षम नहीं होते थे क्योंकि जो टैक्स कलेक्ट करने के जो मेथड्स थे वो बहुत ही ज़्यादा रिजिड मेथड्स थे। और इस वजह से उनसे वो ज़मीन छिन गई जिससे वो बहुत समय से जनरेशन से उनके पास थी। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि इंडियन सिपाही जो थे वो क्यों नाखुश थे। क्योंकि ये इसलिए नाखुश थे क्योंकि इनकी जो पे थी, अलाउंसेस था और जो कंडीशन ऑफ सर्विसेज थी इससे वो बिल्कुल ही नाखुश थे। सम ऑफ द न्यू रूल्स मोर ओवर वायलेटेड देयर रिलीजियस सेंसिबिलिटीज एंड बिलीव्स। और कुछ ऐसे नियम कानून बनाए गए थे उस समय में ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में जिसकी वजह से उनकी धार्मिक उनके धार्मिक विश्वास जो है वो वायलेट होते थे और इस वजह से वो उन नियमों को पालन करने में सक्षम नहीं थे, नहीं चाहते थे कि उन नियमों का पालन करें। ऐसे कौन से नियम है ये देख लेते हैं हम लोग। उस समय में क्या हुआ था कि लोग ऐसा मानते थे कि यदि आप समुद्र को क्रॉस करते हैं तो समुद्र को क्रॉस करने से आपका रिलीजन और कास्ट दोनों ही भ्रष्ट हो जाते हैं। तो 1824 में जो सो व्हेन इन 1824 द सिपाही वर टोल्ड टू गो to Burma by the sea route to fight for the company, they refused to follow the order, though they were agreed to go by the land route. तो जब 1824 ईस्वी में उन्हें ये बोला गया कि आपको बर्मा जाना है युद्ध करने के लिए, तो उन्होंने पूरी तरह से इसे नकार दिया क्योंकि वो इस चीज़ को मानते नहीं थे, क्योंकि उन्हें समुद्र क्रॉस करना पड़ेगा। लेकिन हालांकि वो लैंड रूट से जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। तो ये नियम इतना सख्त था, सिपाहियों के लिए बनाया गया ये नियम इतना सख्त था कि ये खत्म नहीं हुआ। उस समय ऐसा नहीं हुआ कि ठीक है वो चले गए युद्ध के लिए। उन्होंने बोला स्ट्रिक्टली कि ठीक है हम नहीं जाएंगे, भले ही हमें लैंड रूट से भेज दो। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इन्हें चाहिए था कि सिपाही इनके कब्जे में रहें और वो सारी बातें करें जो इन्हें पसंद हो और जो ये चाहते हैं और जो इनकी लड़ाइयों के लिए ज़रूरी हो। तो 1856 ईस्वी में इन्होंने एक कानून बनाया कि कंपनी की आर्मी में शामिल होने वाले हर सिपाही को एक तरह का अग्रीमेंट उनसे साइन कराया जाता था कि उन्हें एक एक नया कानून के तहत कि उन्हें इस चीज़ के लिए तैयार होना पड़ेगा यदि कंपनी उन्हें कहीं भी भेजती है तो। They were severely punished, and since the issue did not die down, in 1856 the company passed a new law which stated that every new person who took up employment in the company's army had to agree to serve ओवरसीज इफ रिक्वायर्ड। समंदर को पार करके कहीं जाना पड़ेगा युद्ध के लिए तो उन्हें इस चीज़ के लिए तैयार होना पड़ेगा। इस तरीके का तय किया गया, इस तरीके का कानून बनाया गया। सिपॉय ऑल्सो रिएक्टेड टू what was happening in the countryside. Many of them were peasants and had families living in the village, so the anger of the peasants quickly spread among the सिपॉय। तो इस तरह का कानून बनने से सिपाही भी बहुत नाखुश हो गए थे। हमारा दूसरा सब टॉपिक है रिस्पॉन्सेज टू द रिफॉर्म्स। क्योंकि गवर्नर जनरल्स जो उस समय आए थे उन्होंने बहुत तरह के रिफॉर्म्स भी किए थे। उस समय समाज में बहुत सुधार की आवश्यकता थी तो उन्होंने सुधार की तरफ भी अपना ध्यान दिया था, लेकिन कई मामलों में ये सुधार उस समय यहाँ के लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं थे। पहला पॉइंट देखते हैं। द ब्रिटिश बिलीव दैट इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म्ड। Laws were passed to stop the practice of sati and to encourage the marriage of widow। एक देखिए सामाजिक बुराई उस समय में थी सती प्रथा, जिसके बारे में
अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा, और यदि नहीं पता है तो मैं यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूं कि कभी भी किसी वुमेन के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उसे भी चिता में साथ में जला दिया जाता था, और ये सिस्टम बहुत ही इनह्यूमन था, बहुत ही क्रूएल था। इसके अलावा एक और सिस्टम था कि यदि किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई है तो उसकी दोबारा से शादी नहीं हो सकती। तो कुछ कुप्रथाएं समाज में इस तरह की प्रचलित थी जिसे बदलने की इन्होंने कोशिश की, लेकिन उस समय का जो सोसाइटी था, उस समय का जो समाज था, वो इन बदलावों को स्वाभाविक रूप से स्वीकार करने को तैयार नहीं था। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वाज actively promoted. After 1830, the company allowed Christian missionaries to function freely in the domain and even own land and property. 1830 ईस्वी के बाद कंपनी ने क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया था कि ठीक है, आप यहाँ पे आइए और अपनी आप यहाँ लैंड भी खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, और इसके अलावा आप यहाँ पे जो मिशन लेके आए थे वे लोग, यानी क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार, वो भी कर सकते हैं। In 1850, a new law was passed to make conversion to Christianity easier. This law allowed an Indian who had converted to Christianity to inherit the property of his ancestor. 1850 ईस्वी तक आते आते इन्होंने क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए एक और नियम बना दिया कि जो कोई भी क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करेगा, यानी ईसाई धर्म में दीक्षित हो जाएगा, उसके लिए ये आसान कर दिया कि वो अपनी जो प्रॉपर्टी है, पूर्वजों की जो प्रॉपर्टी है, उसे आराम से ले सकता है। Many Indians began to feel that British were destroying their religion, their social customs, and their traditional way of life. There were, of course, other Indians who wanted to change existing social practices. तो बहुत सारे भारतीयों को उस समय ऐसा लगने लगा था कि जो अंग्रेज हैं वो उनके धर्म को समाप्त कर रहे हैं, उनके धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं रादर, और जो उनका सोशल कस्टम है और जो ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ है उसके ऊपर एक खतरा उनके लिए मंडरा रहा है। तो देयर वे ऑफ कोर्स अदर इंडियंस हु वांटेड टू चेंज एग्जिस्टिंग सोशल प्रैक्टिस। तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ ब्रिटिश ही थे जो इन सामाजिक बुराइयों को दूर करना चाहते थे, बल्कि बहुत सारे भारतीय भी ऐसे थे जो इन सामाजिक बुराइयों को समाप्त करना चाहते थे। हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है अ म्यूटिनी बिकम्स अ पॉपुलर अपराइजिंग। Though struggle between rulers and ruled are not unusual, sometimes such struggle become quite widespread as a popular resistance so that the power of the state breaks down. A very large number of people begin to believe that they have a common enemy and rise up against the entry at the same time. For such situation to develop, people have to organize, communicate, take initiative, and display the confidence to टर्न द सिचुएशन अराउंड। तो अब वो समय आ गया था जब लोगों को ये विश्वास होने लग गया था कहीं ना कहीं कि हमारा जो दुश्मन है वो कॉमन है, मीन्स एक ही है, ईस्ट इंडिया कंपनी ही हमारी दुश्मन है, क्योंकि वही ऐसे रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं जिसको फॉलो करने में प्रिंसिपल स्टेट्स को भी प्रॉब्लम हो रही है, सिपाहीज को भी प्रॉब्लम हो रही है, जमींदार्स को भी प्रॉब्लम हो रही है, और भी डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पीपल जो थे वो सभी नाखुश हो रहे। तो अब ज़रूरत आन पड़ी थी कि लोगों को अब ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा और आपस में बात करनी पड़ेगी, कुछ इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, और इस सिचुएशन को बदलने के लिए कदम उठाना पड़ेगा। तो हमने देखा कि किस तरीके से एक म्यूटिनी जो है वो एक पॉपुलर अपराइजिंग में तब्दील हो गया, और इस तरह का सिचुएशन पूरे उत्तर भारत में 1857 ईस्वी में हो गया। तो तकरीबन 100 सालों के बाद, आफ्टर 100 years of conquest and administration, the English East India Company faced a massive uprising that started in May 1857 and threatened the company's very presence in India. तो कंपनी ने सोचा भी नहीं था कि इस तरीके का एक जगह से विद्रोह होगा और वो इस तरीके से पूरे उत्तर भारत में फैल जाएगा, और हर जगह पे ही कहीं ना कोई एक इसका लीडर होगा। तो कंपनी ने ऐसी कल्पना भी नहीं की थी, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो sepoys mutinied in several places beginning from Meerut, and a large number of people from different sections of society rose up in rebellion. Some regard it as the biggest armed resist to colonialism in the 19th century anywhere in the world.
तो इस समय सिपाहियों ने जो विद्रोह किया मेरठ से शुरू होके, ये पूरे अलग अलग सोसाइटी के हर सेक्शन ने इसमें हिस्सा लिया, और इसे भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का ही सबसे बड़ा आर्म्ड रेसिस्टेंस कहा जाता है कोलोनियलिज्म के खिलाफ।